नमस्कार दोस्तों। जोश ISPCS के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कंप्लीट NCERT बायोलॉजी के सीरीज में आज हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत जैविक वर्गीकरण यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर को देखेंगे। यदि फ्रेंड्स आप यूपीएससी, स्टेट PCS यानी BPSC, यूपी PCS, उत्तराखंड PCS, इन डिफरेंट स्टेट PCS की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह श्रृंखला ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साइंस की भूमिका दिन प्रतिदिन एग्जाम में बढ़ती चली जा रही है। इसी के अंतर्गत यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंप्लीट श्रृंखला को देखिए, जिससे आपके एग्जाम में आने वाले डायरेक्ट क्वेश्चन का सॉल्व मिल सके, सॉल्यूशन मिल सके। सबसे पहले फ्रेंड्स हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट, जो मेरे एग्जाम के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, उन चीज़ों पर ज़्यादा इम्फेसिस या फोकस करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका कम समय में ये महत्वपूर्ण NCERT का सीरीज जो हम करवा रहे हैं आपका कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले देखिए, जो एग्जाम में पूछा जाता है वो जानना ज़्यादा जरूरी है यहाँ पे, कि जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्तु यानी एरिस्टोटल को जीव विज्ञान का क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। यानी पहला क्वेश्चन आपके पास आ गया कि फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो एरिस्टोटल यानी अरस्तु को कहा जाता है। ये आपको याद रख लेना है अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अरस्तु को जीव विज्ञान का यानी जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, उन पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमिलियम। ठीक है, हिस्टोरिया एनिमेलियम। तो हिस्टोरिया एनिमेलियम में 500 जंतुओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए नेक्स्ट है थियोफ्रेस्टस, जो कई एग्जाम में आप देखे होंगे, यदा कदा कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है थियोफ्रेस्टस के बारे में। ये थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। आपने यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन देख लिया कि अरस्तु को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। नेक्स्ट, थियोफ्रेस्टस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। इनका पुस्तक का नाम क्या है? थियोफ्रेस्टस की पुस्तक का नाम हिस्टोरिया प्लेंटोरियम। ठीक है, हिस्टोरिया प्लेंटरम। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि मेरे लिए और महत्वपूर्ण क्या फैक्ट्स है। यहाँ लिखा हुआ है कि सजीवों के गुण यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर मेरे लिए महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। सबसे पहली बात तो मुझे लग रहा है कि ये सबसे ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है कि सभी सजीवों की संरचनात्मक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यानी क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि संरचनात्मक यानी सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सेल यानी कोशिका। ठीक है, यह जीवों का एक निर्धारित लक्षण भी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट दिया हुआ है मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय। तो मेटाबॉलिज्म आप जानते हैं दो प्रकार का होता है। एक होता है एनाबॉलिज्म जिसको उपचयन बोलते हैं, नेक्स्ट होता है कैटाबॉलिज्म जिसको अपचयन बोलते हैं। इसको बहुत आसान भाषा में आप समझेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं फ्रेंड्स बता दूं कि इस NCERT बुक को रेफर करने के पीछे का रीज़न क्या है कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसमें सर मैक्सिमम कंसेप्ट एंड फैक्ट्स को इंक्लूड किया गया है, जिससे आपके एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका समाधान आपको इस बुक से मिल जाएगा, इस सीरीज से मिल जाएगा। यदि आप इस चैनल के माध्यम से, यदि आप कंप्लीट NCERT के इससे पहले फिजिक्स का करवा दिया है, यदि आप नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जा करके आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। जीवन को पूर्ण करने के लिए सजीवों में होने वाली सभी जैव रासायनिक क्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? उपापचयी क्रियाएं कहलाती है। अब जानते हैं उपापचय यानी मेटाबॉलिक रिएक्शंस की एक्टिविटीज के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर देखिए उपचयन यानी एनाबॉलिज्म। अब ये पूछा जाएगा कि किसमें सहयोग करता है, तो ये देखिए यहाँ पे शरीर को यदि मान लिया जाए कि यहाँ जटिल यानी ग्रोथ वृद्धि करने में यानी वृद्धि क्रिया में उपचयन का काम होता है। किसमें होता है? सजीवों के शरीर में जो वृद्धि करने की क्रिया में उपचयन का काम होता है, एनाबॉलिज्म का काम होता है। नेक्स्ट देखेंगे कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म का जो काम होता है
ये होता है श्वसन क्रिया यानी रेस्पिरेशन क्रिया में काम आता है, कैटाबोलिज्म यानी अपचयन की क्रिया। तो आपको याद क्या रखना है, ये याद रख लेना है और ये याद रख लेना है। यानी उपचयन का काम वृद्धि यानी ग्रोथ क्रिया से है, अपचयन का काम क्या है, कैटाबोलिज्म का रेस्पिरेशन क्रिया से है। नेक्स्ट अब देखिए ग्रोथ से रिलेटेड क्या जानकारी है। अब कहता है ग्रोथ यानी वृद्धि। अब इस प्रक्रिया के अंतर्गत भोजन का उपयोग कर सजीवों में नई कोशिकाओं का यानी न्यू सेल का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल होता है। अब देखिए, अब यहां लिखा हुआ है प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन। क्या लिखा हुआ है, प्रजनन। अब हम देखते हैं प्रजनन क्या है। सजीवों द्वारा अपने समान जीवों को, समान जीवों, यहां फैक्ट्स को नोट कीजिएगा, समान जीवों को जन्म देने की क्षमता प्रजनन कहलाती है। यह जीवों के मुख्य गुण है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, प्रजनन के बाद क्या है। अब है कॉन्शसनेस यानी चेतना के बारे में बात हो रही है। कॉन्शसनेस यानी चेतना के बारे में बात हो रही है, यानी सजीवों को निर्धारित करने वाला गुण जिसके अंतर्गत संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी आती है, अर्थात सभी सजीवों में अनुभूति करने एवं प्रकाश, ताप, जल, गुरुत्व, रासायनिक पदार्थों आदि के प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता उद्दीपन शक्ति कहलाता है। यानी कॉन्शसनेस जो पावर की बात होती है उसके बारे में बात करती है। जैसे इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं आप, एक मूवमेंट के बारे में बातचीत होती है, गति, न्यूट्रिशन और एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन के बारे में जो सजीवों का लक्षण होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं, हम लोग दो भागों में बांट करके देखेंगे, पादप और जंतु यानी प्लांट और एनिमल्स के बारे में बांट करके देखेंगे कि क्या मेरा किन किन चीज़ों पे अंतर मुझे डिफरेंट नजर आता है। और आप देखेंगे यदि पीवाईक्यू, किसी भी एग्जाम का पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जब आप एनालिसिस करेंगे तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मैं आपको ये भी इंपॉर्टेंट नोट करवाते चलूंगा कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है। साथ ही फ्रेंड्स, आपको क्या करना चाहिए, नोट करते चलना चाहिए, एक नोटबुक तैयार करना चाहिए, एक शॉर्ट नोट्स बना लेना चाहिए, जिससे आपके एग्जाम में रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगा। यहाँ देखिए, यदि हम कोशिका स्ट्रक्चर की बात करें यानी कोशिका स्ट्रक्चर यानी कोशिका संरचना की बात करें, सेल स्ट्रक्चर का, तो आप जानते हैं कि सेल स्ट्रक्चर के अंतर्गत बेसिकली तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सेल वाल यानी कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट यानी यहाँ क्लोरोप्लास्ट के बारे में, और वैक्यूल्स यानी राजधानी के बारे में बात करेंगे। अब देखते हैं कि प्लांट और जंतु में यानी एनिमल में क्या अंतर है कोशिका भित्ति को लेकर के यानी सेल वॉल को लेकर के। आप यहाँ जानते हैं कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी कोशिका सेल वॉल जो है पादप कोशिका में पाई जाती है। आपने यहाँ देखिए, ये जो किसका बनी होती है, सेलुलोज का बना होता है। किससे बने होते हैं, सेलुलोज का बना होता है। यहाँ पर कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, अब देखिए जंतु में क्या है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की जगह कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो आपने क्या देखा, जस्ट आप देखेंगे कि 67th बीपीएससी का जो पेपर हुआ था, आप उसमें देखेंगे कि ये क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्टली, यानी सेल वॉल कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति प्लांट में पाया जाता है और जंतु में नहीं पाया जाता है। लेकिन उसके जगह पे जंतु में क्या पाया जाता है, वहां पर कोशिका झिल्ली पाया जाता है यानी सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। नेक्स्ट, यदि क्लोरोप्लास्ट को देखें तो यानी आप क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर में 68th बीपीएससी का पेपर उठाएंगे आप, प्रीलिम्स का यानी पीटी का पेपर, तो आपको मिल जाएगा क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड। यहाँ क्या लिखा हुआ प्लांट में कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पादप यानी प्लांट हरे रंग यानी ग्रीन कलर के होते हैं। आपने पहला फैक्ट क्या जानकारी लिया कि हरे रंग जो किसी भी पादप का प्रदर्शित करने में सहायक है वो किसके कारण हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट के कारण हो रहा है। नेक्स्ट, आप देखिए प्लांट एनिमल में क्या हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट की क्या हो रही है, एब्सेंट यानी एब्सेंस अनुपस्थिति है। तो आपने ये भी देख लिया दोनों में। अब देखते हैं वैक्यूल्स को लेकर के यानी रसधानी को लेकर के। रसधानी में क्या बात आ रही है, पादप कोशिकाओं में बड़ी रसधानियां यानी लार्ज रसधानियां पाई जाती है जो कोशिका द्रव्य यानी सेल से भरी होती है, यानी कोशिका का द्रव्य होता है उससे भरी होती है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जंतु के बारे में क्या बात हो रही है, एनिमल के बारे में। जंतु कोशिकाओं में पादप कोशिका की तुलना में छोटी, यानी आपने क्या देखा यहाँ पे बड़ी पादप में, और यहाँ पर जंतु में क्या देखा, छोटी वैक्यूल्स यानी राजधानी पाई जाती है। नेक्स्ट, सेंट्रोसोम। अब तारकाई सेंट्रोसोम के बारे में देखते हैं। अब क्या यहाँ क्या है, प्लांट में पादप में कुछ पादपों में अनुपस्थित होता है, यानी क्या है,
अनुपस्थित यानी एब्सेंट होता है कुछ पादपों में। यहाँ देखिए जंतु कोशिकाओं में अक्सर केंद्र के पास यानी न्यूक्लियस के पास पाया जाता है क्या, सेंट्रोसोम, तथा कोशिका विभाजन सेल डिवीजन में सहायक होता है। आपने ये भी देख लिया सेल डिवीजन में सेंट्रोसोम सहायक होता है। अब आता है पोषण को लेकर के, क्या बात आती है पोषण को लेकर के। हम पोषण में देख लेते हैं कि क्या चीजों में अंतर है प्लांट में और जंतु में। पादप अपना भोजन स्वयं तैयार करता है यानी स्वपोषी की एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, स्वपोषी का एग्जाम्पल है पादप। और जंतु के बारे में जब पढ़ेंगे तो जंतु अपने भोजन हेतु पौधा यानी प्लांट एवं अन्य जंतुओं पर निर्भर करते हैं, जिसे परपोषी कहा जाता है। क्या है, परपोषी। लेकिन फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, ये क्या है, एक प्रकार का एग्जाम्पल है, नोट, आप इसको कह सकते हैं अपवाद, एक्सेप्शन। युग्लिना जंतु होते हुए भी क्या है, वो स्वपोषी का एग्जाम्पल है। क्या है, ऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल है युग्लिना। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, युग्लिना एक जंतु होने के बावजूद वह परपोषी नहीं होकर के क्या है, स्वपोषी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट यदि आप देखें मूवमेंट को लेकर के, गति को लेकर के, तो मृदा में स्थिर होते हैं ये प्लांट। आप जानते हैं ये पादप क्या होता है, ऊपर में क्या आपने देखा था, ये पादप की बात हो रही है और ये जंतु की बारे में बात हो रही है। मृदा में स्थिर होते हैं। अपवाद शैवाल, क्या है, शैवाल। शैवाल क्या होता है, मृदा में स्थिर नहीं होते, उसके में क्या संचलन यानी संचरण के माध्यम से बना रहता है, मूवमेंट बना रहता है, परंतु पत्तियों एवं कलियों में हल्का संचार होता है। आपने ये देख लिया पादप में। जंतु में जब देखेंगे तो जंतु भोजन हेतु यानी अपने न्यूट्रिशन यानी फूड हेतु, भोजन हेतु गति करते रहते हैं। एग्जाम्पल यदि यहाँ पर भी अपवाद है, यहाँ अपवाद स्वरूप क्या देगा, कोरल और स्पंज। इसमें कोरल जो रीफ आपने देखा होगा, जो खासकर कोस्टल एरियाज में, जो आपका जो समुद्री इलाका होता है उसमें जो कोस्टल एरिया होता है, तटीय क्षेत्र होता है, वहाँ पर जो कोरल रीफ के बारे में आप जानते हैं, तो उसमें क्या होता है, संचलन यानी मूवमेंट की गतिशीलता नहीं होती है, स्पंज में भी नहीं होता है। ठीक है, तो आपने ये भी देख लिया जंतु होने के बावजूद भी। नेक्स्ट वृद्धि, ग्रोथ के बारे में देखेंगे। ग्रोथ क्या कहता है, जड़ों एवं तनों के शीर्ष पर पाए जाने वाले जो मेरिस्टेमेटिक जोन है, क्या क्या है, विभिजोदक क्षेत्र है यानी मेरिस्टेमेटिक। इसके बारे में भी डिटेल्स हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, यानी टिश्यू क्या होता है, के कारण पादप पूरे जीवन काल में वृद्धि करते रहते। क्या होता है, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि जो प्लांट होता है वो कब तक वृद्धि करता रहता है, तो आप कह सकते हैं कि अपने पूरे जीवन काल में वृद्धि करते रहता है। नेक्स्ट यदि जंतु के बारे में बात करें, एनिमल के बारे में बात करें, तो जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। क्या देखा आपने, एक निश्चित आयु तक होता है, बट प्लांट में कंटिन्यू अपने एक जीवन काल तक पूर्ण कंप्लीट लाइफ, जो होल लाइफ है वहां चलते रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्सर्जन, एक्सक्रेशन। पादपों में विकसित उत्सर्जी तंत्र का अभाव होता है। क्या होता है, एब्सेंट होता है। पादपों में जो है विकसित उत्सर्जी तंत्र का क्या होता है, अभाव होता है। ये हानिकारक उत्पाद जैसे तेल, गोंद आदि का स्राव यानी सेक्रेट करते रहते हैं और इनके शरीर में संचित रहते हैं। ठीक है, ये प्लांट के बारे में बातचीत की आपने। नेक्स्ट देखिए जंतु के बारे में, ये विकसित उत्सर्जन तंत्र की सहायता से अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आदि अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते रहते हैं। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अमोनिया का उत्सर्जन कौन करता है, यूरिया का कौन करता है और यूरिक एसिड का कौन करता है जंतुओं में। ठीक है, तो इसीलिए हम आगे के चैप्टर में और डिटेल्स बातचीत करेंगे कि जब शरीर से उत्सर्जन होता है तो अमोनिया होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, लेकिन वही चीज पादप में नहीं होता है। नेक्स्ट अगर अनुक्रिया की बात करें, रेस्पॉन्स की बात करें, तो देखिए पादपों में तंत्रिका तंत्र होते हैं। क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र एवं संवेदी अंग होते हैं। संवेदी अंगों का अभाव होता है। यहाँ देखिए अभाव, आपने क्या देखा, इन फ्रेंड्स इन पॉइंट्स को याद करते चलना है, पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलना अपनी नोटबुक में, जिससे आपके एग्जाम में रिवीजन करने में सहायक हो सके। क्या होता है, यहाँ पर भी अभाव होता है पादप में अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स, जिस कारण विभिन्न उद्दीपन तथा प्रकाश, संपर्क आदि के प्रति इनकी प्रतिक्रिया क्या होती है, धीमी होती है। क्या होती है, प्रतिक्रिया धीमी होती है। बट लेकिन जंतुओं में विकसित तंत्रिका तंत्र होने के कारण, संवेदी अंग पाए जाने के कारण यहाँ पर उद्दीपनों के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया होती है। जैसे मान लिया जाए कि आपके कोई शरीर को टच किया और आप तुरंत एक्टिव हो जाते हैं कि मेरे शरीर को कोई टच किया है। यही आपके अनुक्रिया के बारे में बातचीत की जा रही है। आपने बहुत अच्छे से प्लांट और एनिमल के बारे में
डिटेल्स रूप से जानने की कोशिश किया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जीवों के नामकरण का द्विनाम पद्धति, यानी द्विनाम पद्धति के बारे में यहाँ बात करेंगे। ये बाइनोमियल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अब देखिए बाइनोमियल सिस्टम क्या कहता है। अब देखिए जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कौन किया था? कैर्लोस लीनियस ने किया था। कौन किया था? कैर्लोस लीनियस ने किया था। इनके बारे में भी कई जगह आपने एग्जाम में देखा होगा कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी पद्धति है जीवों का, वो कौन किया है? ये कैर्लोस लीनियस किया है। ठीक है, जिसको के इसको कह सकते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन से होती है। क्या होती है? टू किंगडम क्लासिफिकेशन से होती है। उन्होंने जीवों को किंगडम एनिमल, यानी आप कह सकते हैं कि जंतु जगत और पादप जगत, यानी प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में बांट दिया है। अब इसीलिए इसको वर्गीकी का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। अगेन आप नोट कर लेंगे, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? कैर्लोस लीनियस को कहा जाता है। आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें दो जो बातें की जाती है उसमें क्या बात रहती है। अब देखिए जो दो चीज है, यानी यहाँ पर क्या देखा? द्विनाम पद्धति। ये जो पहला शब्द होता है ये उसके वंश के बारे में बात की, यानी जेनेरिक नेम है। क्या है? वंश के बारे में बात की जाती है। दूसरा शब्द उसका जाति का नाम है, स्पीसीज नेम कहलाता है। यानी मानव का अगर हम एग्जाम्पल ले यहाँ पे, तो मानव का अगर वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जाए तो आपने क्या जानते हैं? कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है होमोसेपियंस को लेकर के। ठीक है, तो आपने क्या देखा? होमो और सेपियंस। तो पहला जो होमो है, ये होमो जो है आपको यहाँ देखिए उसके वंश के बारे में बात की जाती है, यानी जेनेरिक नेम है होमो, और जिसकी एक जाति क्या है? सेपियंस है। क्या है यहाँ पे? जाति क्या है? सेपियंस, यानी स्पीसीज क्या है? सेपियंस है। आपने इसके बारे में भी जानकारी ले लिया। अब हम देखते हैं आगे, आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे आधुनिक जीव विज्ञान के जो सर्वाधिक जो मान्यता सर्वाधिक मान्यता जो प्राप्त है, उनको जो कहा जाता है पांच जगत का वर्गीकरण, यानी पांच जगत का वर्गीकरण है। 5 जो टैक्सोनॉमी की बात की जा रही है उसके क्लासिफिकेशन। अब देखिए इनका जो है ये विकेटर क्या है? क्या है? आरएच विकेटर जो वैज्ञानिक का नाम है, इन्हीं के नाम पे जो है जाता है कि पांच जगत को वैज्ञानिक जो पांच जगत वर्गीकरण का जो पिता कहा जाता है, इनका कौन है? आरएच विकेटर है। ठीक है, आपने ये भी देख लिया। हम इसके बारे में आपको बताते हैं कि ये पांच जगत कौन कौन सा है जो आपको याद रखा। कई एग्जाम में आप देखे होंगे पूछा जाता है। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है स्टूडेंट्स में? पढ़ते हैं लेकिन इनको याद नहीं रहता। यहाँ देखिए पांच जगत कौन कौन सा है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। फ्रेंड्स इसके बारे में हम लोग एक एक करके जानकारी कलेक्ट करते हैं कि क्या मेरा मोनेरा क्या है, यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, प्रोटिस्टा से कैसे आता है, कवक से कैसे आते हैं। तो 1 मिनट हम आपका ब्रेक लेंगे। फ्रेंड्स हमारे जोश ISPCS के द्वारा 69th BPSC के लिए जो है मेंटोरशिप प्रोग्राम चलाया जाता है, जो अब फाउंडेशन से लेकर के सिलेक्शन तक की जो प्रक्रिया है उसमें हम आपके साथ मेंटोरशिप करेंगे, मेंटोरिंग करेंगे। अगर यदि आप मेंटोरशिप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे यानी 8999961339 पर आप कॉल करके या मैसेज करके आप ले सकते हैं। अगर फ्रेंड्स इसके बारे में हम अब थोड़ा सा डिटेल जानकारी दें कि क्या हम इसके मेंटोरशिप के अंतर्गत क्या क्या देने वाले हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि मेंटोरिंग किया जाएगा आपका रेगुलर बेसिस पे। दूसरी बात, यहां पर जो है 1-to-1 गाइडेंस आपको दिया जाएगा, जिससे किसी भी चीज का अगर आपको प्रीलिम्स में दिक्कत है तो प्रीलिम्स यानी पीटी में दिक्कत है, आपका मार्क्स इन्हांस नहीं हो रहा, मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, आप 2-3 बार से एग्जाम दे रहे हैं, फेल कर रहे हैं, तो कैसे इन चीज़ों को इन्हांस किया जाए, बढ़ाया जाए, उस पर हम बातचीत करते हैं और गाइडेंस प्रोग्राम देते हैं। PYQ डिटेल एनालिसिस आपके साथ करते हैं और आपको दिखाते हैं कि PYQ इज द मोस्ट सॉल्यूशन आपका एग्जाम पास करने का है। अगेन पर डे आपको होमवर्क असाइनमेंट दिया जाता है मॉर्निंग टाइम में, और आपको 12 आवर्स से लेकर के 15 आवर्स का टाइम दिया जाता है कंप्लीट करने के लिए, और आपको उस जितने भी चैप्टर दिया जाता है उसका डाउट सेशन आपके साथ शेयर किया जाता है। टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ टेस्ट आपके साथ लिया जाता है, आपके इन टेस्ट को माइक्रो एनालिसिस किया जाता है। नेक्स्ट डाउट क्लियर सेशन लिया जाता है आपका किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, स्टैटिक से अगर आपके साथ डाउट है, जैसे साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, तो हम आपके साथ डाउट क्लियर करते हैं। आपका वैल्यू एडिशन मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाता है। हाउ टू अप्रोच यानी एग्जाम में आप कैसे कोई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये आपको सिखाया जाता है।
बेसिक टू एडवांस माइंड मैप बनाया जाता है आपका, कि कोई भी चीज़ों को विस्तृत तरीके से कैसे सोचे। डिफरेंट प्रकार की हमारी जो साइएस पीसीएस की जो मेंटोरिंग गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत दिया जाता है आपको। यदि आप मेंटोरशिप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो मेरे साथ फॉर फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए ओनली, यानी मात्र 999 रुपया में आप मेरे साथ जो है जुड़ सकते हैं। आप जो आपको मैंने नंबर दिया है उस पर आप बातचीत करके, आप व्हाट्सएप मैसेज करके इससे आप जुड़ सकते हैं। चलते हैं हम अपने सिलेबस की ओर। अब देखिए, जो मैंने अभी बात किया था मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक, पादप और जंतु से रिलेटेड, एक एक करके हम एग्जाम से रिलेटेड क्या क्या है मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिए मोनेरा से रिलेटेड, मोनेरा क्या है? सबसे पहली बात जो आता है, एक कोशिकीय प्रायोकैरियोटिक जीवों का एक समूह है। क्या है? एक कोशिकीय प्रायोकैरियोटिक जीवों का एक समूह है। इसमें ना तो केंद्रक होती है और ना ही संगठित कोई विकसित कोशिकांग होता है। ठीक है, इसमें कोशिका झिल्ली, यानी कोशिका झिल्ली का भी क्या होता है, कोशिका जो सेल मेम्ब्रेन की मैंने बात किया था, इसमें सेल मेम्ब्रेन का भी अभाव होता है। इनमें कुछ में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल पाया जाता है और कुछ में नहीं पाया जाता है। पोषण के यदि स्तर पर देखें तो ये स्वपोषी प्रकृति का होता है, यानी ऑटोट्रॉप्स होती है। और ये रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी और विषमपोषी मृतजीवी और परजीवी दोनों हो सकते हैं। जैसे सबसे ज्यादा जो मोनेरा से एग्जाम्पल आता है, आपको ये याद रखना है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, नीलहरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इन चीजों को क्या करना है, याद कर लेना है, नोट बना लेना है, शॉर्ट नोट्स, जिससे आपका मोनेरा से क्वेश्चन कभी आए तो आप बनाने में सक्षम रहे। आप यकीन नहीं करेंगे, कई एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हम आपको प्रोटिस्टा के बारे में बता रहे हैं। प्रोटिस्टा क्या है? ये प्रोटिस्टा भी फ्रेंड्स क्या है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, वहां आपने क्या देखा था, एक कोशिकीय प्राइक्वेरिटिक था, और यहां पर क्या था, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हो गया। हालांकि कभी कभी ये बहुकोशिकीय भी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में केल्प और समुद्री घास, केल्प या समुद्री घास को ले लीजिए, तो ये बहुकोशिकीय प्रकृति का होता है। प्रोटिस्टा जगत पादप जंतु एवं कवक जगत के बीच कड़ी का काम करता है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि जो प्रोटिस्टा जगत है, ये प्रोटिस्टा जगत है, ये जो है आपका जंतु, पादप हो गया, जंतु एवं कवक, तीनों के जगत के बीच में कार्य का काम करता है। ठीक है, तो आपसे कभी भी क्वेश्चन के बीच में अगर पूछा जाता है तो ये सबसे आपके लिए क्या हो गया, VVI हो गया, ये VVI हो गया। ठीक है, इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया, फ्लैजेला नामक संरचनाएं भी पाई जाती है। कई बार आप देखेंगे सीलिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुछ में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, क्या होता है, सेल वॉल पाई जाती है। इनमें केंद्रिका यानी न्यूक्लियस झिल्ली पाई जाती है। ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। एक कोशिकीय शैवाल, डाइटम, प्रोटोजोआ, यूग्लिना, पैरामीशियम, कोलेडेला, अमीबा इसी जगत के सदस्य होते हैं, यानी प्रोटिस्टा जगत के सदस्य होते हैं। इन सारे एग्जाम्पल्स को आपके दिमाग में क्या कर लेना है, सेट कर लेना है। नेक्स्ट आता है फंगी यानी कवक। ये देखिए, ये क्या है, बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक जीव के अंतर्गत आता है फंगी यानी कवक का। ये विषमपोषी होते हैं। क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं, जो पोषक के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होते हैं, यानी मृत पोजीवी होता है। मैं आपको ये भी बताता हूँ। यहाँ देखिए, कई बार मुझे याद है कि जब आप PYQ का जो मेरा एनालिसिस करता है, खासकर स्टेट PCS का, इवन UPSC में भी कई बार एग्जाम इस तरह से पूछा गया कि कवक क्या है, तो एक मृतजीवी का एक उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए इसके अंतर्गत आप यदि देखें तो कवक, इन कवकों में जो काइटिन होता है, काइटिन नामक जटिल संरचना की बनी हुई कोशिका भित्ति यानी सेलुलोज अनुपस्थित होता है इसमें। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट में यानी पादप में जो होता है कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर जब देखेंगे कवक का, तो कवक का जो कोशिका भित्ति बना होता है किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। एग्जैक्ट, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखेंगे आप, तो यीस्ट, पेनिसिलियम, मशरूम इसी जगत के एग्जांपल है। आप इसको क्या कर रहे हैं, नोट डाउन कर लेना है। यीस्ट, खमीर, पेनिसिलियम, मशरूम कवक का ही एग्जांपल है। नेक्स्ट अब देखिए, अब देखना है आपको, अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अब सबसे पहले बताने से पहले मैं आपको इसका जो जितने भी दिया हुआ है मैं आपको वो क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है, इससे आपका क्या होगा, इजी तरीके से आपका वो चीज क्लियर हो जाएगा। अब प्लांट के बारे में देखिए, जो कवक तक हम लोगों ने देख लिया, अब प्लांट के बारे में देख लेते हैं।
प्लांट के बारे में क्या है, ये सेलुलोज से बनी हुई, इससे पहले जस्ट मैंने बात किया था, सेलुलोज से बनी हुई कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का समूह होता है। ठीक है, किसका होता है, यूकैरियोटिक जीवों का समूह होता है। ये स्वपोषी प्रकृति का होता है, यानी ऑटोट्रॉप्स प्रकृति का होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं का भोजन बनाते हैं ये। क्लोरोफिल, यानी आप देखिए क्लोरोफिल धारक सभी पौधे इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, और यही क्लोरोफिल के कारण किसी भी पौधे के पत्ती का रंग क्या होता है, ग्रीन कलर होता है, यानी हरा कलर होता है। और यहाँ से भी 68 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। आप देखेंगे तो शरीर ऊतकों एवं अंगों से निर्मित होता है। पादप जगत का उपवर्गीकरण भी आपको मैं इसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। इस बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर जो कुछ बातें की गई है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक से रिलेटेड, मैं चाहता हूं कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है। अब देखिए यहाँ पर बातें की गई है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, यानी सूक्ष्म जीव से रिलेटेड। संरचना के आधार पर देखा जाए तो सूक्ष्म जीव का वर्गीकरण एक सब सेलुलर, यानी सब सेलुलर। अब देखिए सब सेलुलर क्या होता है। इस प्रकार की संरचना में डीएनए या आरएनए एक प्रोटीन आवरण द्वारा घिरा होता है। क्या होता है, डीएनए या आरएनए एक प्रोटीन आवरण द्वारा घिरा होता है। जैसे विषाणु, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि ये विषाणु के बारे में कि डीएनए और आरएनए का एक प्रोटीन आवरण से घिरा होता है। ठीक है, अब देखिए जिसको वायरस बोलते हैं। विषाणु सूक्ष्म आकार के होते हैं, परंतु ये अपना पोषण स्वयं नहीं करते, यानी इसके लिए मेजबान यानी होस्ट की आवश्यकता होती है। आपने सुना भी होगा कि वायरस जो होता है, जब तक कि इसको कोई एक्टिव यानी सजीव कोई चीज नहीं मिल जाता है, तब तक ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है, यानी तब तक ये मरा हुआ प्रतीत करता है। ठीक है, तो अब यहां देखेंगे आप, तो यहां देखिए वायरस का खोज कौन किया है, तो वायरस का खोज जो है रूसी वैज्ञानिक दिमित्री इवानोव्स्की किया है। ठीक है, ये दिमित्री इवानोव्स्की किया है। ये तंबाकू में जो मौजक रोग के दौरान किया था। तंबाकू में आप ये भी याद कर रखिए, तंबाकू में क्या रोग होता है, डिजीज होता है, मौजक रोग होता है। ठीक है, अब देखेंगे वायरस से होने वाले कुछ बीमारी का नाम अगर आप देखें, सामान्य बीमारी का जुकाम, फ्लू, खांसी आदि विषाणुओं के द्वारा होता है। और पोलियो, खसरा जैसी खतरनाक बीमारियां भी वायरस से होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि इन सब बीमारी किससे होता है, वायरस से होता है। अब आता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या है। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में, इसकी कोशिका संरचना साधारण होता है प्रोकैरियोटिक का। अब इस जिसमें केंद्रक और उपांग यानी ऑर्गेनेली उपस्थित नहीं होते हैं। क्या होता है, न्यूक्लियस उपस्थित नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल में बैक्टीरिया, आपने इससे पहले पढ़ा भी होगा कि जो खास करके हम लोग कर रहे थे मोनेरा, तो मोनेरा का एग्जांपल बैक्टीरिया लिया था। आप अगर नहीं, अब फिर से अगर आपको याद नहीं आ रही है तो आप वीडियो को पीछे कर बैक कर लीजिए और बैक करके देख लीजिए कि मोनेरा का जो एग्जाम्पल बैक्टीरिया था, वो बैक्टीरिया किसका एग्जाम्पल था, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक का था। आपने देख लिया, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकीय सरल जीव है। ये मोनेरा, यहाँ देखिए लिखा भी मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। कुछ बैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक, एनाबिना पर्यावरण के नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। आपको ये भी एग्जाम्पल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, कौन करता है, नॉस्टॉक और एनाबिना करता है। ये कई बार यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब नेक्स्ट आता है यूकैरियोटिक का। आपने प्रोकैरियोटिक के बारे में देख लिया, अब यूकैरियोटिक के बारे में देख लेते हैं। अब कहता है इसकी कोशिका संरचना जटिल होती है, जिसमें केंद्रक और विशेषीकृत उपांग उपस्थित होते हैं। उसमें नहीं था, इसमें होता है। जिसका एग्जाम्पल प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल होता है। ये यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल है। आप देखा प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल क्या था, बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल क्या होगा, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। नेक्स्ट देखिए कि अधिकांश कवक क्या होते हैं, परपोषित मृत जीवी होते हैं, जो इससे पहले मैंने आपको बताने की कोशिश किया। इसमें चरणकायिक, खंडन, विखंडन और मुकुलन यानी बूडिंग, सारा चीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल्स रूप से इसके बारे में पढ़ेंगे कि खनन क्या होता है, खंडन क्या होता है, विखंडन क्या होता है, मुकुलन क्या होता है। इसका उपयोग अभी बस जानकारी लेना है कि ये कवक, ये क्या है, इसका उपयोग ब्रेड, बियर इत्यादि बनाने में काम आता है, यानी कवक का काम आता है। कुछ कवक मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जैसे एग्जाम्पल में गंजापन, दम्मा, दाद खाज एक प्रमुख कवक का जो कारण बीमारी होता है, ये कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है। इन फ्रेंड्स मैं बार बार कहूंगा, इन सारी चीजों को नोट कर लेना है। इसके अलावा फसलों में कई रोग होता है कवक के कारण फैलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में गेहूं का रस्ट रोग,
ठीक है। खमीर और मशरूम भी कबक का ही एग्जाम्पल है। जैसे यूपीएससी में, यूपीएससी देखेंगे 2022 का पीटी देखेंगे आप, तो इसमें एक कबक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, खमीर से रिलेटेड, मशरूम से रिलेटेड। ठीक है। अब देखिए सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं। ये प्रायः परजीवी के रूप में अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर ट्रिपेनोसोमा, क्या नाम है, ट्रिपेनोसोमा नामक निंद्रा रोग का कारण भी क्या है, प्रोटोजोआ ही है। आप इसका नाम याद रख लीजिए, ट्रिपेनोसोमा। ये जो सोने से रिलेटेड यानी निद्रा रोग से रिलेटेड जो बीमारी होता है वो भी प्रोटोजोआ के कारण होता है। साथ ही मलेरिया, पेचिस जैसे रोग भी प्रोटोजोआ के कारण। आपने मलेरिया तो सुना होगा, लेकिन आपको ये भी जानकारी लेनी चाहिए कि मलेरिया किससे का कारण होता है, ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है। अब एक नोट के रूप में अगर मैं बता दूं, ये आप लोग महसूस भी किए होंगे कि सर्दी जुकाम या फ्लू में एंटीबायोटिक दवाएं प्रभावशाली नहीं होती हैं। एंटीबायोटिक मतलब क्या, जो बैक्टीरिया से होता है, क्या होता है, जीवाणु से होता है। ठीक है, जीवाणु में काम आता है, जीवाणु वाले डिजीज में काम आता है। क्योंकि ये बीमारी किससे होता है, सर्दी जुकाम फ्लू सब ये विषाणु द्वारा फैलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि ये जो कंप्लीट एनसीईआरटी का साइंस का जो सीरीज है बायोलॉजी का खास तौर पे बहुत अच्छा लगा है आपको। इसी के साथ मैं कंटिन्यू आपको कंप्लीट करवाऊंगा, जिससे आगामी आने वाले जहां पर भी साइंस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, आपको इस एग्जाम को फाइनल करने में बहुत सहायक हो। हम लोगों ने प्लांट के बारे में देख लिया है, इसका जो उपवर्गीकरण है यानी कितने प्रकार का जो प्लांट होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आप जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम के तहत जरूर जुड़िए, अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद।